स्वागत है आपका हॉलीवुड मसाला में। क्या आपने कभी खुद को ऐसी स्थिति में पाया है जहां जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ एक पतली सी लकीर हो? आज हम आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि इंसान की इच्छा शक्ति इतनी अद्भुत हो सकती है। ये कहानी है 13 अक्टूबर 1972 की, जब उरुग्वे की स्टेला मैरिस कॉलेज की ओल्ड क्रिश्चियन रग्बी टीम का प्लेन एंडीज पर्वतों में क्रैश हो गया था। एक साधारण सफर जो अचानक एक डरावनी यात्रा में बदल गया। ये वो कहानी है जिसमें मौत ने बार बार दस्तक दी, लेकिन साहस, हिम्मत और जज्बे ने उसे हर बार दरवाजे से लौटा दिया। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें रग्बी टीम के प्लेयर और उनके परिवार वाले को दिखाया जाता है, जो मजे के साथ चिली की ओर बढ़ रहे थे, क्योंकि इनके लिए मैच बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका हवाई जहाज ऐसे पर्वतों से होकर गुजरता है जो दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों में से एक है, जिसके बाद इन्हें मौसम खराब होने का अंदाजा होता है और एक के बाद एक झटके लगने शुरू हो जाते हैं। और अब पायलट समझ आता है कि प्लेन उसके कंट्रोल में नहीं है। तभी प्लेन एक पहाड़ से टकराता है और दो हिस्सों में बढ़ जाता है, जिससे पिछले वाले भाग में जो लोग बैठे थे वो एक एक कर गिरने शुरू हो जाते हैं, जिससे उनका मरना तय है, क्योंकि यहाँ चारों तरफ बर्फ की चादर होती है। अब प्लेन क्रैश होता है और इन सभी यात्रियों को एक जोरदार झटका लगता है, जिससे ये सभी बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। इनको कुछ समझ नहीं आता कि अचानक इनके साथ क्या हुआ, लेकिन फिर भी जो लोग जिनको ज्यादा चोटें नहीं आई थी वो जैसे तैसे अपने आप को संभालते हैं और दूसरों की मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जो इस प्लेन के पायलट होते हैं उनमें से एक मर चुका था और दूसरा अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, लेकिन वो रेडियो के सहारे मदद बुलाने की कोशिश करता है, पर रेडियो की बैटरी डेड हो चुकी थी और कुछ देर के बाद उस पायलट की भी मृत्यु हो जाती है और उनको मिलाकर अभी तक कुल 6 लोग मर चुके हैं। और जो बाकी के लोग हैं उनमें से कुछ लोगों की हालत काफी गंभीर होती है, लेकिन अब इनके पास कोई चारा नहीं होता, इसलिए ये सुबह का इंतजार करने लगते हैं, क्योंकि इन्हें पूरा भरोसा है कि सरकार इन्हें ढूंढने जरूर आएगी। अब ये सब ठंड से बचने का इंतजाम करते हैं और जो प्लेन की सीट्स कवर होते हैं उन्हें ब्लैंकेट की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन फिर भी जब रात होती है तब ठंड असहनीय हो जाता है और कुछ घायल दर्द के मारे रोने और चिल्लाने लगते हैं, जिसके बाद बाकी के लोग उन्हें समझा बुझाकर सुला देते हैं। और जब सुबह होती है तब एंटोनियो, जो कि रग्बी टीम का कैप्टन होता है, वो इस प्लेन जिसमें एक क्रू मेंबर बचा होता है उसके पास जाता है और फ्लेयर गन मांगता है, ताकि जब रेस्क्यू टीम आए तब अपनी लोकेशन का पता दे सके। लेकिन उस क्रू के पास ऐसी कोई गन नहीं थी और वो बताता है कि जो रेडियो की बाकी की बैटरीज थी वो प्लेन के पीछे वाले भाग में थी, जो बहुत पहले ही उड़ चुका है। लेकिन एंटोनियो कुछ जुगाड़ लगाकर उसको सुनने लायक बना लेता है ताकि वो बाहर के समाचार ले सके। लेकिन अब इन्हें बात करने के लिए उन्हें बैटरीज की जरूरत पड़ेगी, जिसके बाद ये लोग उन लोगों को बाहर ले आते हैं जिनकी मौत हो चुकी थी और उन सबको श्रद्धांजलि देने लगते हैं। ये सभी यहाँ बहुत इमोशनल भी हो जाते हैं, क्योंकि ये मरे हुए इनके अपने होते हैं। अब ये सभी खाना ढूंढने लगते हैं, लेकिन इनके पास कुछ ज्यादा नहीं होता, इसलिए तय करते हैं कि जब तक रेस्क्यू वाले इन्हें बचाने नहीं आ जाते तब तक ये उतना ही खाएंगे जिससे इनकी सांसें चलती रहें। और ये सब इतनी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी इन्हें एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। लेकिन मौसम खराब होने की वजह से ये उन्हें देख नहीं सकते और ना ही वो इन्हें देख सकते, जिससे इन्हें आज की रात भी ऐसे ही गुजारनी पड़ती है। लेकिन अगले दिन हमें नैनरो को दिखाया जाता है, जो कि प्लेन क्रैश होने के बाद बेहोश हो गया था, लेकिन वो आज होश में आ गया है। उसे बताया जाता है कि इस हादसे में तुम्हारी मां नहीं रही। नैनरो को ये बात सुनकर बहुत दुख होता है, लेकिन रोबर्टो बताता है कि तुम्हारी बहन अभी भी जिंदा है और उसे तुम्हारी सख्त जरूरत है। नैनरो अपनी बहन के पास जाता है और उसे हौसला देता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन सच तो ये था कि यहाँ किसी की भी हालत ठीक नहीं थी और ऊपर से ठंड इनकी मानसिक क्षमता को चुनौती दे रही थी। लेकिन तभी इन्हें एक हवाई जहाज दिखती है और ये सब खुशी के मारे नाचने लगते हैं। हवाई जहाज इनकी तरफ मुड़ता है, लेकिन फिर से वहां से चला जाता है और अब इन्हें पूरा यकीन हो गया था कि अगली सुबह जरूर इन्हें यहाँ से निकाल लिया जाएगा। इसलिए ये सभी खुशी के मारे जितनी भी चॉकलेट्स इनके पास होती हैं वो सभी चॉकलेट्स ये लोग खा जाते हैं। और सुबह जब होती है तब इन्हें कोई भी बचाने नहीं आता और ये समझ जाते हैं कि उस प्लेन ने इन्हें देखा ही नहीं था। अब एंटोनियो इन सबको खाना देने के लिए बॉक्स खोलता है, लेकिन जब देखता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि उसमें कुछ था ही नहीं। क्योंकि एंटोनियो जब रात में सो रहा था तब बाकी लोगों ने वो बॉक्स खाली कर दिया था और अब एंटोनियो इन सब पर बहुत चिल्लाता है, लेकिन अब ये कुछ नहीं कर सकते। अगर इनको यहाँ से जिंदा निकलना है तो रेडियो के सहारे इनको खबर करनी होगी, लेकिन इनके पास बैटरीज नहीं है और अब ये तय करते हैं कि प्लेन की टेल में से ये लोग बैटरी निकालने जाएंगे। लेकिन इन्हें पता नहीं होता कि प्लेन का वो हिस्सा कहाँ गिरा हुआ है। फिर भी इन्हें जाना होगा, नहीं तो ये अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता और इनके पास ताकत तो बिल्कुल भी नहीं होती, लेकिन फिर भी कुछ लोग बैटरीज की तलाश में जाते हैं। पर कुछ दूरी पर जाते ही बर्फ अपनी जगह से खिसकने लगती है, इसलिए एक जगह पर बैठ जाते हैं और वापस जाने का तय करते हैं।
क्योंकि यहाँ से निकलना इतना भी आसान नहीं है जितना ये लोग सोच रहे थे। अब सभी प्लेन में आ जाते हैं और आज की रात भी वैसे ही गुजारते हैं। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि ये वक्त इन लोगों के लिए कितना मुश्किल भरा रहा होगा। हम बस सोच ही सकते हैं, क्योंकि महसूस करना हमारी सोच के बाहर है कि उन लोगों की ये रात किस तरह से गुजरी होंगी। अगले दिन एंटोनियो रेडियो पर सुनता है कि सरकार ने इन लोगों को ढूंढना बंद कर दिया है और ये रेस्क्यू ऑपरेशन यहीं पर रोक दिया गया है। एंटोनियो ये बात किसी को नहीं बताना चाहता, क्योंकि इससे सभी की उम्मीदें टूट जाएंगी, लेकिन किसी तरह ये बात सबको पता चल ही जाती है और ये सुनकर सभी निराश हो जाते हैं। जिसके बाद जो नेनरो की बहन होती है, उसकी तबीयत अचानक से बिगड़ने लगती है और उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। नेनरो अपनी माँ और बहन दोनों को खो चुका है, जिसे वो पूरी तरह से टूट चुका था। अब यहाँ इन सबको 9 दिन बीत चुके थे और ये सभी अपनी मौत को पास आते हुए देख रहे हैं, क्योंकि अब इनके पास खाने को कुछ नहीं है। लेकिन नेनरो इन सबको विश्वास दिलाता है कि वो यहाँ से जरूर निकलेगा और उन सबको एक सुझाव देकर कहता है कि अगर हमें यहाँ से जिंदा बाहर निकलना है तो हमें उन डेड बॉडीज को खाना ही होगा, नहीं तो हम सभी भूखे मर जाएंगे। लेकिन नेनरो की ये बातें सबको बकवास लगती हैं और सभी इसके लिए मना कर देते हैं। अब इनके पास और कोई भी रास्ता नहीं है, इसलिए अगले दिन इनमें से एक कहता है कि अगर मैं इस ठंड में मर गया तो मैं तुम सबको अपना शरीर खाने की इजाजत दे देता हूँ। और अब सबके सब दिल खोल कर हंसते हैं, लेकिन इसके बाद सभी लोग ऐसा ही करते हैं, यानी कि इनमें से कोई भी मर गया तो उन्हें उसका शरीर खाने की इजाजत है, ताकि बाकी के लोगों की जान बच सके। और अगली सुबह जब इनको कुछ समझ नहीं आता कि आगे क्या करना है, तभी रोबर्टो आगे बढ़ता है और उन डेड बॉडीज में से एक को काटने लगता है। उसने ऐसा करने के लिए अपने आप को बहुत हिम्मत दिलाई थी, क्योंकि ये मानव जगत की सबसे बड़ी क्रूरता थी कि एक इंसान दूसरे इंसान को खा रहा है। लेकिन अब इन्हें ऐसा ही करना जरूरी था, जिसके बाद बाकियों में भी हिम्मत आ जाती है और वो भी ऐसा ही करने लगते हैं। लेकिन नेनरो को छोड़कर, क्योंकि वो अंदर प्लेन में था और वो रो रहा था, क्योंकि उसे इस बात का सबसे ज्यादा दुख होता है कि उसकी माँ और बहन का भी शव है, लेकिन अब इसे भी जिंदा रहने के लिए ये सब करना होगा। अब ये सब बहुत दिनों के बाद कुछ खाकर थोड़ा बेहतर महसूस करते हैं। जिसके बाद एक दिन जब ये सो रहे होते हैं, तभी रात में एक भयंकर तूफान आता है, जिससे ये सब के सब बर्फ में दब जाते हैं। और जब तूफान शांत होता है, तब एक एक कर बाहर निकलते हैं और अपने दबे हुए साथियों को भी बाहर निकालने लगते हैं। लेकिन तूफान इतना तेज था कि 8 लोग बच नहीं पाते। उनमें से एक एंटोनियो भी होता है। अब कार्लिटो इनका पहले से ही बैठकर इंतजार कर रहा था और वो इन सबसे कहता है कि भगवान हमारे साथ हैं, इसलिए आज बड़े दिनों के बाद धूप निकली है और आज इन्हें यहाँ 50 दिन पूरे हो चुके हैं। जिसके बाद ये सभी फैसला करते हैं कि हमें अब उस पहाड़ी की चोटी पर जाना चाहिए, ताकि बैटरीज को ढूंढा जा सके। और अब ये कुछ खाना और गर्म कपड़े साथ में रख लेते हैं, ताकि बीच रास्ते से लौटना पड़े। और इनकी टीम उस टेल को खोजने के लिए निकल पड़ती है और चलते चलते आखिर में ये उस प्लेन के आधे हिस्से में पहुंच ही जाते हैं, जहां उन्हें बैटरीज तो मिलती ही है, लेकिन साथ में इन्हें कुछ खाना और कपड़े भी मिलते हैं, जिससे ये बहुत खुश हो जाते हैं। और अब ये सब के सब उन बैटरीज की मदद से रेडियो को चालू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, जिससे इनको निराश होकर ही वापस अपने साथियों के पास लौटना पड़ता है। आज इन सभी को यहाँ 61 दिन हो चुके हैं और नेनरो यहाँ से जल्द निकलना चाहता है, इसलिए वो तय करता है कि वो उस प्लेन की टेल के आगे भी जाएंगे और हो सकता है कि उसके आगे कोई रास्ता हो। लेकिन उन्हें पक्का पता नहीं था कि आगे कोई रास्ता भी है, इसलिए रोबर्टो इसके लिए मना कर देता है। लेकिन नेनरो को अब यहाँ किसी भी कीमत पर निकलना है, इसलिए वो बचे हुए सामान से स्लीपिंग बैग्स तैयार करने लगता है। और अब रोबर्टो के पास भी और कोई चारा नहीं था, इसलिए वो भी मान जाता है और कुछ सामान अपने साथ लेकर 3 लोगों की टीम सफर पर निकल पड़ती है और बाकी के लोगों को यही इंतजार करने को बोला जाता है। कार्लिटो वहां आता है और इन सब से कहता है कि मैंने कल एक बहुत अच्छा सपना देखा था कि तुम हरी भरी जमीन पर पहुंच चुके हो। ये उनका हौसला भी बढ़ाता है और उनको गुड बाय के साथ रवाना कर देता है। लेकिन किसी को कुछ अंदाजा नहीं था कि इन लोगों के साथ क्या होने वाला है। ये तीनों निकलते हैं और अपने 2 दिनों के मुश्किल सफर के बाद उस चोटी पर पहुंच जाते हैं। और जब उस चोटी पर चढ़कर वहां का नजारा देखते हैं तो दंग रह जाते हैं, क्योंकि दूर दूर तक इन्हें सिर्फ बर्फ की चादर के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। ये निराश हो जाते हैं और रोबर्टो वहीं पर लेट जाता है, क्योंकि अब उसमें इच्छा शक्ति खत्म हो चुकी है और उसे नहीं लगता कि अब वो जिंदा बच पाएंगे। लेकिन नेनरो हार नहीं मानता और रोबर्टो से कहता है कि मुझे वहां एक चोटी दिख रही है जो अभी विजिबल नहीं है, लेकिन हो सकता है वहां हरी घाटियां हो और शायद ऊपर वाला हमारी परीक्षा ले रहा हो। लेकिन रोबर्टो उसको बताता है अगर ऐसा है फिर भी वो हमसे 50 मील दूर है और अगर हम वहां चले गए तो चलते चलते ही मारे जाएंगे, क्योंकि अब हमें इतनी ताकत नहीं बची है। लेकिन नेनरो को किसी भी कीमत पर यहाँ से बाहर निकलना है, इसलिए वो रोबर्टो को किसी भी तरह मना लेता है और उसमें से एक साथी को वापस अपने बाकी साथियों के पास भेज देता है ताकि इनका खाना बच सके। और अब ये दोनों अपने सफर में आगे बढ़ने लगते हैं। मौत इनका कदम कदम पर इंतजार कर रही थी, लेकिन कुछ दिनों के सफर के बाद ये उन हरी घाटियों में पहुंच जाते हैं जहां लोगों की बस्ती थी। इनका ये जज्बा देखकर इन्हें खुद पर विश्वास नहीं होता, जिसके बाद इनके बचे हुए साथी अब अपनी हिम्मत हार चुके थे और अपना आखिरी समय गिन रहे थे, क्योंकि इनके पास खाना खत्म हो चुका था
और इन्हें लगने लगा था कि नेनरो और रोबर्टो भी मारे जा चुके हैं, इसलिए ये अपनी आखिरी वक्त में ईश्वर को याद करते हैं। लेकिन तभी उन्हें आसमान में कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और जब ये ऊपर देखते हैं तब वहां और कोई नहीं बल्कि नेनरो और रोबर्टो ही थे जो इन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू टीम को लेकर आए थे। इसके बाद इन सब की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। ये कहानी हमें कार्लिटो सुना रहा है, जो कि इन्हीं सर्वाइवल्स में से एक था। वो बताता है कि मैंने वहां एक अलग ही ईश्वर को महसूस किया था, जिससे हम सभी अनजान हैं। वो बताता है कि इस हादसे में 29 लोगों की जान गई थी और हम 16 ही वहां से जिंदा निकल पाए। अगर नेनरो वहां हार मान जाता तो शायद हम कभी वहां से बाहर नहीं निकल पाते। अगर इंसान में जज्बा और जिंदा रहने की जिद है तो किसी भी हालातों से बाहर निकल ही सकता है। दुर्घटना के बाद जीवित बचे लोग कुल मिलाकर 72 दिनों तक वहां फंसे रहे थे। वो 13 अक्टूबर 1972 को दुर्घटनाग्रस्त हुए थे और 20 दिसंबर 1972 को उन्हें बचाया गया था। और इसी के साथ हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आपको अगला वीडियो किस पर चाहिए कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।